एपिसोड 1 मुझे नहीं करानी शादी। एक घर के हॉल में व्हाइट कलर का सूट पहने हुए एक लड़की बैठी हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। दूध जैसा गोरा रंग, काले घने लंबे बाल जो उसके फेस पर आ रहे थे। किसी बच्चे जैसा मासूम चेहरा पर यह चेहरा मुरझाया हुआ था। काली गहरी आंखें, अगर इनमें कोई देखे तो खो ही जाए, मगर इन आंखों में इतना दर्द और खालीपन है जो शायद ही कोई देख पाए। इन आंखों से गिरते हुए आंसू उसके गालों तक आ रहे थे, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे पिंक होंठ जो रोने की वजह से कांप रहे थे। वो बार बार यही बोल रही थी कि मुझे नहीं करनी शादी। तभी एक लड़का और लड़की आके लड़की के बगल में बैठते और लड़की का हाथ पकड़ बोलते हैं, श्रुति, ये हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। ये है श्रुति अरोड़ा, जिसे उसके भाई राहुल अरोड़ा और भाभी रेखा अरोड़ा शादी करने लिए मना रहे हैं। श्रुति अपने भाई राहुल और भाभी रेखा के साथ रहती है। जब श्रुति 12 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। अब कहानी में आते हैं। श्रुति फिर रोते हुए कहती है, भाई भाभी आप दोनों तो सब जानते हैं कि मैं क्यों शादी नहीं। इससे पहले कि श्रुति आगे बोलती, राहुल उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, हम सब जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, हम तुझे खुश देखना चाहते हैं। श्रुति आंखों में आंसू लिए हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, भाई मैं खुश हूं, देखो। और उसके आंखों में रहे आंसू बहने लगते हैं। श्रुति को ऐसा देख राहुल और रेखा की भी आंखें भर आती है। कुछ देर सब चुप रहते हैं। पूरे हॉल में सिर्फ श्रुति के सुबकने की आवाज आती है। रेखा श्रुति के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करती है और राहुल श्रुति के कंधे पर हल्के से थपकी देता है। थोड़ी देर बाद जब श्रुति शांत हो जाती है, रेखा श्रुति के बालों को वैसे ही सहलाते हुए बोलती है, श्रुति लड़का बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा है। मैं और राहुल मिले हैं उनसे, उन्हें तुम पसंद हो। राहुल तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हम चाहते हैं तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। श्रुति सब चुपचाप सुनती है और रेखा से अलग हो खड़ी हो जाती है, बिना कुछ बोले अपने रूम की ओर चली जाती है। रेखा और राहुल दोनों श्रुति को आवाज लगाते हैं, श्रुति, श्रुति। श्रुति रूम में जाकर डोर बंद कर लेती है और बेड के पास नीचे बैठकर अपने घुटनों में सिर नीचेकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान बिल्डिंग जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में अंडरस्कोर कपूर कॉर्पोरेशन अंडरस्कोर लिखा हुआ है। कपूर कॉर्पोरेशन देश की टॉप कंपनीज में से एक है। उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है। थोड़ी देर बाद कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जो दिखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी बॉडी और हाइट एकदम परफेक्ट थी। वो किसी हीरो या मॉडल जैसे लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। हल्की भूरी आंखें जिनमें कोई इमोशन नहीं थे, हैंडसम मगर एक्सप्रेशनलेस फेस। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है। अंदर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं, जीएम सर, जीएम डॉट सर। वह कुछ न बोलते हुए लिफ्ट की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद इसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, लगता है आज अरमान सर फिर गुस्से में है। ये है द टॉप बिजनेसमैन अरमान कपूर अंडरस्कोर कपूर कॉर्पोरेशन का सीईओ। गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है, किसी से सीधे मुंह बात न करना, हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहना। अरमान लिफ्ट से निकल अपने ऑफिस की ओर जाने लगता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, जीएम सर। ये है अरमान का सेक्रेटरी आदित्य शर्मा। अरमान अपने ऑफिस में आता है और अपनी चेयर पर बैठता है। उसके पीछे आदित्य भी आता है। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह बोलता है, सर आधे घंटे में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है कोलकाता वाले क्लाइंट के साथ। ये रही उसकी फाइल। अरमान फाइल को चेक करता है और बोलता है, ठीक है। फिर दोनों मीटिंग में जाने के लिए कंपनी के बाहर आते हैं। जैसे ही अरमान कार में बैठने वाला होता है तैसे ही उसके मोबाइल में कॉल आने लगता है। वह कॉल रिसीव करता है। सामने वाले की बात सुन वह टेंशन में आ जाता है और कॉल कट कर जल्दी से कार में बैठता है और ड्राइवर को कहीं चलने के लिए कहता है, अंडरस्कोर। तभी आदित्य पूछता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? हमें तो मीटिंग में जाना है। अरमान कहता है, मीटिंग तुम देख लो, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। फिर अरमान ड्राइवर को गुस्से से बोलता है, चलो। लगभग आधे घंटे बाद अरमान की कार एक बड़े से मैंशन के सामने आकर रुकती है। उस मैंशन के गेट पर बोर्ड पर कपूर मैंशन लिखा हुआ था। अरमान की कार मैंशन के अंदर आती है। कपूर मैंशन अरमान का घर, जहां अरमान की फैमिली दादाजी रघुनंदन कपूर, दादी माँ रोहिणी कपूर, पापा अनुज कपूर, माँ आनंदी कपूर और बहन मैथिली कपूर रहते हैं। अब आगे अरमान जल्दी से कार के बाहर आता है और घर के अंदर जाता है। घर के अंदर हॉल में सोफे पर अरमान के दादा दादी और पापा बैठे हुए थे। वो उन सबको इग्नोर करते हुए सीढ़ियां चढ़ एक रूम के गेट के सामने खड़ा होता है और फिर गहरी सांस लेकर धीरे से रूम के अंदर जाता है, जहां वह देखता है बेड के साइड में उसकी मां बैठी हुई है और बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ है जिसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है, उसकी आंखें बंद है। अरमान जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और उसके गालों पर हाथ रख कहता है, ईशान। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 2 मां के प्यार की जरूरत। अरमान जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और उसके गालों पर हाथ रख कहता है, ईशान। ईशान। ईशान कपूर अरमान का बेटा और कपूर परिवार का लाडला। ईशान को सभी बहुत प्यार करते हैं। ईशान अभी सिर्फ 4 साल का है।
अरमान ईशान से बहुत प्यार करता है, उसकी हर जिद को पूरी करता है और अगर उसे जरा सी भी खरोंच भी आ जाए तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए जब अरमान की मां ने अरमान को कॉल कर बताया कि ईशान का एक्सीडेंट हो गया है और उसे सिर पर चोट आई है तो वह बहुत घबरा गया था। अब आगे अंडरस्को अरमान ईशान के बालों में हाथ फेरता है और उसके माथे को धीरे से चूमता है। फिर अपनी मां की तरफ देखते हुए पूछता है कैसे हुआ ये सब, तो अरमान की मां आनंदी जी बताती है कि कैसे ईशान का एक्सीडेंट हुआ। दरअसल जब आनंदी जी ईशान को स्कूल से घर ला रही थी तो वह आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है, तो आनंदी जी आइसक्रीम लेने के लिए आइसक्रीम की स्टॉल के पास जाती है और ईशान को कार में ही बैठने को बोलती है। पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि ईशान भी उनके पीछे आ रहा है और इसी बीच ईशान को एक बाइक वाले से टक्कर लग जाती है, जिससे ईशान को ज्यादा तो नहीं पर सिर पर चोट लग जाती है और थोड़ा घुटनों पर छिल जाता है। आनंदी जी अरमान से कहती है सॉरी बेटा, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हो गया। अरमान कुछ नहीं कहता क्योंकि आनंदी जी उसकी मां है, वो उन पर गुस्सा नहीं कर सकता था और यही गलती अगर कोई और करता तो न जाने अरमान क्या करता, शायद वह उसे मार ही डालता। आनंदी जी फिर अरमान से सॉरी बोलती है। अब की बार अरमान बोलता है माँ आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप कभी भी ईशान को जानबूझकर हर्ट नहीं करेंगी और मैं ये भी जानता हूँ जब से ईशान को चोट लगी होगी आपने जरा भी आराम नहीं किया होगा, इसीलिए आप जाए और थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं हूँ ईशान के पास। और अरमान साइड से आनंदी जी को हक करता है, तभी एक मेड आती है और कहती है मैम आपको और अरमान सर को दादाजी ने नीचे बुलाया है। आनंदी जी मेड की बात सुन पहले अरमान की तरफ देखती है, फिर मेड की ओर मुड़कर कहती है तुम यहीं ईशान के पास रुको। अरमान और आनंदी जी नीचे हॉल में आते हैं जहां बाकी के घर के लोग बैठे हुए थे। अरमान और आनंदी जी भी आकर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद अरमान के दादाजी बोलते हैं मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। अरमान, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और हम चाहते हैं कि तुम। इससे पहले दादाजी आगे बोलते अरमान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है और आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की को हाँ कर दूं और शादी कर लूं? मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं करनी शादी, आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? हर दिन आप लोग किसी न किसी को पसंद कर आते हैं। अंडरस्को अरे मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं मुझे नहीं करनी शादी, इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती? अरमान ये सब चिल्लाते हुए कहता है। फिर दादाजी भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं अरमान चिल्लाओ मत, ये सब हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे, अपने नहीं तो कम से कम ईशान के बारे में तो सोचो, बच्चा है अभी वो, उसे माँ की जरूरत है। उसे तो ये भी नहीं पता माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, तुमने अपनी तरह उसे भी एक कमरे में बंद रहना सिखा दिया है। अरमान जिंदगी जीना इसे नहीं कहते जो तुम ईशान को सिखा रहे हो। उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे समझे, उसे प्यार करे और यह एक माँ ही कर सकती है। और जो लड़की हमने पसंद की है वही ईशान के लिए एक परफेक्ट माँ होगी, यह हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं। इस बार अरमान नर्म आवाज में कहता है दादाजी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कभी भी आपकी बात नहीं टाली अंडरस्को, पर ये बात मैं नहीं मान सकता, सॉरी दादाजी, और इसमें मैं आप दादी माँ माँ पापा सभी ईशान से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसे किसी बाहर वाले के प्यार की जरूरत है। अब की बार दादी माँ बोलती है उसे किसी बाहर वाले के प्यार की नहीं बल्कि माँ के प्यार की जरूरत है। कोई जल्दी नहीं है अरमान बेटा, तुम आराम से सोच कर बता सकते हो हमें। तो अरमान कहता है मुझे कुछ नहीं सोचना है, मेरा फैसला पहले भी यही था, अब भी यही है और आगे भी यही रहेगा, मैं शादी नहीं करूंगा। लास्ट के वर्ड को अरमान दांत दबाकर कहता है और अरमान उठकर जाने लगता है। तभी दादाजी पीछे से कहते हैं तुम अपने अकेलेपन को ईशान पर नहीं थोप सकते अरमान। अरमान बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और सब उसे जाते हुए देखते हैं। इवनिंग में श्रुति के घर पर राहुल और रेखा आपस में बात कर रहे थे। रेखा राहुल से कहती है तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो राहुल बोलता है कैसे सब ठीक होगा, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया रेखा, मैंने माँ पापा से वादा किया था कि मैं श्रुति का बहुत ख्याल रखूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, पर देखो क्या हो गया, मैं कोई भी वादा निभा नहीं पाया। और आगे राहुल धीरे से बोलता है और शायद अब मैंने अपनी बहन का विश्वास भी खो दिया। ये बोलते हुए राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो रेखा बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो? राहुल बोलता है सही तो बोल रहा हूँ, शायद उसे अब लगता है मैं उसके लिए कोई सही डिसीजन भी नहीं ले सकता, वो तभी हमारी बात नहीं मान रही है। वैसे वो गलत भी नहीं है, मेरे ही फैसले की वजह से आज उसकी लाइफ ऐसी हो गई है। ये बोल राहुल रोने लगता है। रेखा राहुल को हक कर लेती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। एपिसोड 3 में टियहू रेखा राहुल को हक कर लेती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे और तुमने अपने हर वादे को निभाया है, मैंने देखा तुम श्रुति से कितना प्यार करते हो, भाई होते हुए तुमने माँ पापा जैसा उसका ख्याल रखा है। हाँ कभी हमसे गलतियां हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी खुशी नहीं चाहते हैं। ये बात श्रुति अच्छे से जानती है अंडरस्को। और रही बात विश्वास की, तो वो आज भी तुम पर उतना ही विश्वास करती है जैसे पहले करती थी अंडरस्को। बस उसे थोड़ा समय चाहिए फिर से आगे बढ़ने के लिए, इतना बोल रेखा चुप हो जाती है।
राहुल रेखा से अलग होते हुए कहता है शायद तुम सही कह रही हो रेखा। तो रेखा कहती हाँ। और चलो अब जल्दी से स्माइल करो नहीं तो श्रुति देख लेगी तो बोलेगी भाभी ने भाई को डांटा। और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरमान रूम में आता है, मेड को जाने को बोलता है और खुद ईशान के पास जाकर बैठता है। वह देखता है कि ईशान नींद में कुछ बुदबुदा रहा है और उसको पसीना आ रहा था। अरमान ईशान को ऐसे देख टेंशन में आ जाता है। वह ईशान का पसीना पोंछता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अरमान ईशान से कहता है बेबी शांत हो जाओ, डैडी है ना आपके पास। तभी ईशान जोर से मम्मा बोलते हुए नींद से जग जाता है और वह अरमान को सामने देख उसको जोर से हग कर लेता है और रोने लगता है। अरमान भी ईशान को हग करता है और प्यार से पूछता है बेबी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, डैडी को बताओ। जिसने भी ईशान को परेशान किया है डैडी उसकी अच्छे से पिटाई करेंगे अंडरस्को। ये बात अरमान क्यूट तरह से बोलता है ताकि ईशान को शांत करा सके। पहले तो ईशान कुछ नहीं बोलता लेकिन थोड़ी देर बाद वह अरमान को हक किए हुए ही सुबकते हुए कहता है डैडी मम्मा वो मुझसे मिलने ये थी। अरमान ईशान की बात सुन उसकी तरफ हैरानी से देखता है और पूछता है ईशान तुम ये क्या बोल रहे हो। ईशान जद से अरमान से अलग होता है और कहता है यच डैडी मम्मा मुझसे मिलने आई थी अंडरस्को। ईशान अपनी तोतली आवाज में यह बात बहुत खुशी से कहता है। लेकिन ईशान फिर सैड हो जाता है और बोलता है पर डैडी मम्मा मुझसे फिल दूर चली गई। डैडी मम्मा कब आएंगी, आप बोलते हो मम्मा मेरे पास है फिल, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। तो अरमान बोलता है यस बेबी मम्मा आपके पास हैं और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। ईशान कहता है नो आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे सभी दोस्त की मम्मा है, वो उनको स्कूल लेने आती हैं, वो उनके साथ रहती हैं, वो सभी अपने मम्मा डैडी के साथ घूमने भी जाते हैं। फिर मेरी मम्मा कहाँ है डैडी, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती अंडरस्को, वो हमारे साथ घूमने क्यों नहीं जाती। ये सब बोलते हुए ईशान फिर रोने लगता है अंडरस्को। अरमान ईशान को गले लगा लेता है। ईशान अरमान के गले लगे ही रोते हुए कहता है डैडी मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा से मिलना है डैडी, मुझे मम्मा चाहिए डैडी, मम्मा कब आएंगी डैडी। ईशान की बातें सुन अरमान की आंखें भर आती है, उसे समझ नहीं आता वो ईशान से क्या बोले, कैसे उसके सारे सवालों के जवाब दे। ईशान फिर से बोलता है डैडी मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, डैडी बताए न मेरी मम्मा कब आएंगी, मुझे उनसे मिलना है। अरमान अपने ही ख्याल में खोए हुए कहता है अंडरस्को बेबी जल्द ही आप अपनी मम्मा से मिलोगे। अरमान की बात ईशान अपना फेस अरमान के फेस के सामने लाता है और खुशी से पूछता है सच्ची डैडी अंडरस्को। अरमान ईशान के आंसू पोंछते हुए कहता है यस बेबी, और ईशान के माथे पर किस करता है अंडरस्को और कहता है अब रोना नहीं, आपको चोट लगी है ना। ईशान खुशी से बोलता है ये मैं अपनी मम्मा से मिलूंगा। और वह अरमान के गाल पर किस कर फिर से उसके गले लग जाता है और कहता है लव यू डैडी। अरमान ईशान की हरकत पर मुस्करा देता है और बोलता है लव यू टू बेबी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कुराहट चली जाती है और वह कुछ सोचने लगता है। रात 8 बजे श्रुति के घर पर श्रुति, राहुल, रेखा सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ डिनर कर रहे थे। अंडरस्को जब डिनर कर सब जाने लगे तो श्रुति, रेखा और राहुल को रोकते हुए कहती है भाई भाभी मुझे कुछ कहना है। तो राहुल कहता है क्या बात है श्रुति। श्रुति थोड़ी देर चुप रहती है फिर गहरी सांस ले बोलती है भाई भाभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रेखा और राहुल आश्चर्य से श्रुति की ओर देखते हैं अंडरस्को। लेकिन थोड़ी देर बाद श्रुति की बात सुन दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। राहुल और रेखा दोनों श्रुति के पास जाते हैं और उसे हग लेते हैं। राहुल कहता है मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अंडरस्को रेखा और राहुल श्रुति से अलग होते हैं। राहुल फिर से बोलता है श्रुति दिन में तू शादी के लिए मना कर रही थी और अब हाँ अंडरस्को तू सच में इस रिश्ते से खुश है ना। राहुल की बात सुन श्रुति कुछ सोचने लग जाती है। इवनिंग में जब राहुल और रेखा बात कर रहे थे तब उनकी सारी बातें श्रुति सुन लेती है। श्रुति अपने भाई भाभी को रोता उसके लिए परेशान होता नहीं देख सकती, इसलिए वह शादी के लिए हाँ कर देती है। राहुल फिर से बोलता है तू खुश है ना अंडरस्को। श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती हैं हाँ भाई मैं खुश हूँ और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। राहुल कहता है फिर मैं कल ही उनसे बात करता हूँ और तुम लड़के से भी मिल लेना। तो अंडरस्को श्रुति कहती है भाई मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे आप पर विश्वास है, आपने जिसे भी चुना होगा वो बेस्ट ही होगा। राहुल कहता है पर, तो श्रुति कहती है पर कुछ नहीं, अब आप दोनों सोने जाए, मुझे भी नींद आ रही है अब। और श्रुति जमाई लेने की नाटक करने लगती है अंडरस्को। श्रुति की नौटंकी देख रेखा और राहुल हंसने लगते हैं। फिर सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अंडरस्को एपिसोड 4 शादी के लिए टियर। सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दादी माँ आनंदी जी से पूछती हैं अंडरस्को ईशान ने खाना खाया। आनंदी जी कहती है जी माँ मैंने ईशान को खाना और दवाई खिला दिया है और वह सो चुका है। अंडरस्को अभी मेड है ईशान के पास। दादी माँ और आनंदी जी की बात सुन मैथिली, अरमान की बहन अंडरस्को खुश होते हुए कहती है क्या ईशान आया है।
माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं अंडरस्को, और आपने ईशान को दवाई देने की बात क्यों बोली, क्या हुआ ईशान को? तो आनंदी जी मैथिली को सारी बातें बताती हैं जो भी ईशान के साथ हुआ। मैथिली कहती है मैं जा रही ईशान से मिलने अंडरस्को। आनंदी जी कहती है वो अभी सो रहा है, कल सुबह मिल लेना, अभी उसे आराम करने दो। आनंदी जी की बात सुन मैथिली मुंह बना लेती है। तभी वहां पर अरमान आता है। अरमान को देख मैथिली फिर से खुश होते हुए कहती है भाई आप भी आए हैं, कितने दिनों बाद मैं आपको देख रही हूं अंडरस्को। अरमान मैथिली की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तो मैथिली अपने में ही बुदबुदाती है। रूडी अनअम्यूज्ड। आनंदी जी अरमान से कुछ कहने वाली होती हैं कि तभी अरमान एक्सप्रेशनलेस फेस से बोलता है अंडरस्को दादाजी मैं शादी के लिए तैयार हूं। अरमान की बात सुन सब हैरानी से अरमान की तरफ देखने लग जाते हैं। मैथिली के तो खाना ही अटक जाता है। फिर दादाजी आश्चर्य से अरमान से पूछते हैं क्या तुम सच में शादी के लिए तैयार हो अंडरस्को। अरमान वही एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है ये दादाजी अंडरस्को आपने जिसे भी पसंद किया है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब की बार अरमान की बात सुन सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन फिर अरमान कुछ ऐसा कहता है कि सभी के चेहरों का रंग ही उड़ जाता है अंडरस्को। अरमान कहता है मैं ये शादी सिर्फ ईशान के लिए कर रहा हूं, इसलिए आप लोग इस शादी को लेकर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इसके बाद अरमान वहां से चला जाता है। अरमान की बातों से सभी परेशान हो जाते हैं। दादी माँ कहती हैं हम सोच रहे थे अरमान शादी कर अपने जीवन में आगे बढ़े, पर ये लड़का तो कुछ और ही चाहता है, ऐसे में क्या हमें शादी की बात आगे बढ़ानी चाहिए? अनुज जी अरमान के डैड कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हमें ये शादी। इससे पहले अनुज जी बात पूरी करते अंडरस्को दादाजी बोलते हैं ये शादी होगी। तो अनुज जी कहते हैं पापा आपने अरमान की बात सुनी ना, फिर ऐसे कैसे हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें? दादी जी कहते हैं एक बार शादी हो जाने दो, हमें पूरा विश्वास है वो लड़की हमारे अरमान को बदल देगी। अनुज जी कहते हैं लेकिन पापा। दादाजी बोलते हैं हम कल ही उनसे शादी के बारे में बात करेंगे, और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये शादी तो होकर ही रहेगी। दादाजी की बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता और सब खाना खाने लगते हैं। अरमान की कार एक बंगले के सामने आकर रुकती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। अरमान कार से बाहर निकल बंगले के अंदर जाता है अंडरस्को, और जाकर एक रूम के सामने खड़ा होता है। वह धीरे से रूम के अंदर जाता है जहां अंधेरा होता है, खिड़की से सिर्फ हल्की हल्की रोशनी रूम में आ रही होती है। अरमान लाइट ऑन करता है और रूम की चारों ओर अपनी नजरें घूमता है, जहां पूरे रूम की दीवारों पर एक लड़की की फोटो लगी हुई थी, और उन सभी फोटोज में अरमान भी उस लड़की के साथ था। अरमान बेड पर आकर बैठता है और फिर एक बार दीवार में लगी सभी फोटोज को देखता है। थोड़ी देर बाद वह बेड के साइड टेबल में रखे फोटो फ्रेम को देखता है और उसे उठा लेता है। इसमें भी वही लड़की की फोटो थी जो रूम की दीवारों पर लगी फोटोज पर है। अंडरस्को। अरमान फोटो फ्रेम में लड़की के फेस पर हाथ फेरता है और रूधी हुई आवाज में धीरे से कहता है स्नेहा डॉट 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 कोष्टक। स्नेहा। स्नेहा कपूर अरमान की वाइफ और ईशान की मम्मा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ईशान के जन्म के टाइम ही स्नेहा की डेथ हो गई थी। अरमान और स्नेहा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों ने लव मैरिज की थी लेकिन परिवार की मर्जी से। सभी बहुत खुश थे। अरमान और स्नेहा कपूर मैंशन में नहीं रहते थे। जहां अरमान अभी है वे यहां रहते थे। शादी के बाद वे दोनों अपनी अलग ही दुनिया में खुश थे और वीकेंड्स पर वे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। डॉट डॉट। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 2 साल कैसे बीत गए अरमान और स्नेहा को पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में उनका प्यार और भी बढ़ गया। फिर एक दिन पता चला कि स्नेहा प्रेग्नेंट हैं। अरमान और स्नेहा की छोटी सी दुनिया में जैसे खुशियों की बहार आ गई थी। पूर कपूर परिवार बहुत खुश था ईशान के आने की खुशी में, लेकिन उनकी खुशी को न जाने किसकी नजर लगी गई। ईशान के जन्म के बाद स्नेहा हमेशा के लिए अरमान को ईशान को छोड़ इस दुनिया से चली गई। डॉट। स्नेहा की डेथ के बाद अरमान बिल्कुल बदल गया। हमेशा चुप चुप रहता, गुस्से में रहता है, एकदम हार्टलेस बन गया अंडरस्को, जिसे दूसरों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोगों ने अरमान को कपूर मैंशन में आकर रहने को बोला, पर अरमान ने किसी की बात नहीं मानी और वही ईशान को लेकर वही रहता है जहां अरमान और स्नेहा साथ रहते थे। अरमान स्नेहा की फोटो को देखते हुए स्नेहा के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। एपिसोड 5 यही मेरी मैमा है। अरमान स्नेहा की फोटो को देखते हुए उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। कैसे वे दोनों मिले, कैसे दोनों को प्यार हुआ, दोनों की शादी, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। हगस, किसेस, हंसना, एक दूसरे की बाहों में बातें करते हुए सारी रात गुजार देना। सब कुछ याद करते हुए अरमान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह फ्रेम को पकड़े हुए जोर से चिल्लाता है। डॉट। क्यों स्नेहा क्यों? क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है अंडरस्को, तुम कहती थी कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। फिर क्यों अपने अरमान को छोड़कर चली गई? ईशान को छोड़कर चली गई क्यों? तुम्हारे बिना ये अरमान कुछ भी नहीं है।
ये सब बोल अरमान जोर जोर से रोने लगता है। अरमान स्नेहा की फोटो को सीने से लगा वहीं बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद रूधी हुई भारी आवाज में कहता है, स्नेहा मैं शादी कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज होंगी पर अपने अरमान को माफ कर देना स्नेहा। मैं ये शादी सिर्फ ईशान के लिए कर रहा हूँ। मुझे ये ईशान के लिए करना होगा। पर तुम डरना मत, ये अरमान तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा हमेशा। आई मिस यू, आई लव यू फॉरएवर। मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता। अरमान अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके आंखों में रहे आंसू बहने लगते हैं और थोड़ी देर बाद अरमान वैसे ही लेट के हुए स्नेहा की यादों के साथ सो जाता है। दूसरे दिन श्रुति के घर पर राहुल रेखा से कहता है, आज शाम वो लोग श्रुति को देखने आ रहे हैं, तुम श्रुति को कह देना वो तैयार रहें। वैसे तो उन्हें हमारी श्रुति पसंद है, पर फिर भी रेखा सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाती है। शाम 4 बजे 2 कार आकर श्रुति के घर के बाहर रुकती हैं। कार की आवाज सुन राहुल कहता है, लगता है वो लोग आ गए, और राहुल और रेखा गेट के पास उनके वेलकम के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा कपूर परिवार आया हुआ है। कोष्टक डॉट 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 डॉट। अरमान के दादाजी ने जिस लड़की को अरमान के लिए पसंद किया है वह लड़की श्रुति ही है। राहुल अरमान की कंपनी में जॉब करता है। दादाजी श्रुति से पहली बार वही मिले थे और दादाजी को श्रुति पहली बार में अरमान के लिए पसंद आ गई थी। फिर दादाजी ने राहुल से श्रुति और अरमान के रिश्ते के लिए बात की और राहुल ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब आगे राहुल और रेखा सभी को वेलकम करते हैं और अदन आने को कहते हैं। सभी अदन आते हैं और सोफे पर बैठते हैं। राहुल भी उनके साथ बैठता है और रेखा चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करने के लिए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रखती है, फिर वह भी वहीं राहुल के पास बैठ जाती है। सभी बातें कर रहे होते हैं कि राहुल दादाजी से पूछता है, दादाजी अरमान सर नहीं आए। दादाजी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर राहुल से बोलते हैं कि अरमान को एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी इसलिए नहीं आया। तुम्हें तो पता ही है वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस रहता है। दादाजी राहुल से झूठ बोलते हैं क्योंकि अरमान ने यहाँ आने से मना कर दिया था इसलिए। राहुल बस हाँ कर देता है। दादी माँ बात को बदलते हुए कहती है, अरे बाकी बातें बाद में, अब हमें हमारी होने वाली बहुत से तो मिलवाओ। दादी माँ की बात सुन सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। रेखा मुस्कुराते हुए कहती है, जी मैं श्रुति को लेकर आती हूँ। रेखा फिर श्रुति को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा श्रुति को लेकर आती है। सब लोग श्रुति की ओर देखते हैं। श्रुति की खूबसूरती को देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। श्रुति ने हल्के पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक। मेकअप के नाम पर उसने इतना ही किया था, पर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रुति सबको नमस्ते करती है। अंडस्को दादी माँ श्रुति को अपने पास बुलाती है और बैठने को कहती है। श्रुति दादी माँ के साइड में बैठे जाती है। तभी ईशान जो जब से यहाँ आया है कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप बैठे सब बड़ों की बातें सुन रहा था। वो धीरे से मैथिली से अपनी क्यूट सी आवाज में पूछता है, क्या यही मेरी मम्मा है? कोष्टक कोष्टक डॉट 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 डॉट। जब सभी श्रुति के घर आ रहे तो रास्ते में ईशान मैथिली से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैथिली उससे कहती है कि हम तुम्हारी मम्मा से मिलने जा रहे हैं। तभी से ईशान श्रुति से मिलने के लिए बहुत खुश था, लेकिन वो चुप था क्योंकि अब वो सिर्फ श्रुति से बात करना चाहता था। क्या यही मेरी मम्मा है? लेकिन ईशान की बात सभी सुन लेते हैं। सब एक बार श्रुति की तरफ देखते तो एक बार ईशान की तरफ। मैथिली मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। मैथिली का जवाब सुन ईशान जो आनंदी जी और मैथिली के बीच में बैठा हुआ था वह अंडस्को सोफे से उतरता है और अपने छोटे छोटे कदमों के साथ धीरे धीरे श्रुति के पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर श्रुति तरफ देखते हुए कहता है, मम्मा। सब श्रुति की तरफ ही देख रहे थे, या फिर ये कहो कि सब श्रुति का रिएक्शन देखना चाहते थे ईशान के प्रति। एपिसोड 6 1 वीक बाद शादी। ईशान श्रुति की तरफ देखते हुए प्यार से अपनी क्यूट सी आवाज में कहता है, मम्मा। सब श्रुति की ओर ही देख रहे होते हैं अंडस्को। श्रुति भी ईशान की तरफ देखते हुए प्यार से कहती है, यस बेबी। श्रुति को ईशान से इतने प्यार से बोलता देख सभी के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दरअसल राहुल ने श्रुति को ईशान के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए श्रुति ईशान को देख शॉक नहीं हुई। यस बेबी। श्रुति का जवाब सुन ईशान झट से श्रुति को हक कर लेता है। ईशान के ऐसे अचानक से हक करने से श्रुति थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वह भी ईशान को गले लगा लेती हैं। ईशान श्रुति के गले हुए ही अपनी क्यूट सी तोतली आवाज में कहता है, मिस योर मम्मा। ईशान के इतना बोलते ही न जाने क्यों श्रुति को कुछ अलग फील होता है, या फिर ये कहे उसे ईशान से लगाव फील होता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो आज पहली बार ईशान से मिल रही है।
और बाकी सभी लोग ईशान की तरफ प्यार से देखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं एक बच्चे के लिए माँ की क्या अहमियत क्या होती है, और ईशान तो माँ जैसे शख्स से पहली बार मिल रहा है। पेंसिव फेस, इसलिए ईशान का श्रुति के प्रति ऐसा रिएक्शन देख कोई कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद ईशान श्रुति से अलग होता है और सबकी तरफ देखते हुए खुशी से कहता है, मेरी मम्मा मिल गई, और श्रुति की गोद में बैठ जाता है। तो आनंदी जी कहती है, हाँ तुम्हारी मम्मा मिल गई, लेकिन तुम इधर आओ, श्रुति को परेशान मत करो। तो ईशान पाउट बनाते हुए कहता है, नो अनअम्यूज्ड। सब ईशान की क्यूटनेस देखकर मुस्कुरा देते हैं, स्माइलिंग फेस। फिर राहुल ईशान से कहता है, ईशान तुम अपनी मम्मा का रूम देखना चाहोगे? ईशान झट से अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी बीच में मैथिली बोलती है, तो बोलो अपनी मम्मा से हमें अपना रूम दिखाएं। मैथिली की बात सुन अंडरस्को ईशान एक्साइटेड होते हुए बोलता है, यस मम्मा, मुझे आपका रूम देखना है। चलो। ईशान की बात सुन श्रुति राहुल की ओर देखने लगती है। राहुल अपना सिर हाँ में हिला देता है। श्रुति, ईशान और मैथिली श्रुति का रूम देखने चले जाते हैं। श्रुति के रूम में श्रुति, ईशान, मैथिली तीनों बेड पर बैठे हुए थे। ईशान रूम के चारों ओर देखते हुए कहता है, मम्मा आपका रूम बहुत सुंदर है। श्रुति ईशान की बात सुन हल्के से मुस्कुरा देती है। श्रुति की मुस्कान देख ईशान श्रुति के गाल पर किस कर देता है और फिर कहता है, मम्मा आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और खिलखिलाकर हंसने लगता है। ग्रिन ग्रिन। तभी मैथिली कहती हैं, हाँ भाभी आप बहुत खूबसूरत है, जब अरमान भाई आपको देखेंगे न तो देखते ही रह जाएंगे। मैथिली की बात सुन न जाने क्यों श्रुति के गाल हल्के पिंक हो जाते हैं, लेकिन वह उसकी बात को टालते हुए ईशान के गालों को पिंच करते हुए बोलती है, बेबी आप बहुत क्यूट हो, थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस। मैथिली नौटंकी करते हुए बोलती है, वरीड हूँ बेबी, और मम्मा क्यूट ब्यूटीफुल, और बुआ कुछ नहीं। तो ईशान कहता है, बुआ आप भी ब्यूटीफुल हो, पर मम्मा से ज्यादा नहीं। ये बोल ईशान हंसने लगता है, टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। मैथिली भान सिकोड़ते हुए कहती है, यू नोटी किड अंडरस्को। ईशान और मैथिली की नोक झोंक देख श्रुति भी हंसने लगती हैं। फिर तीनों ऐसे ही कुछ और बातें करने लगते हैं। वहीं नीचे हॉल में श्रुति, ईशान, मैथिली के जाने बाद सब शादी के बारे में बात करते हैं और वह लोग 1 वीक बाद शादी की डेट तय करते हैं। दरअसल दादाजी ने पहले ही पंडित जी से शादी के लिए शुभ दिन का पूछ लिया था। पंडित जी 2 शुभ मुहूर्त बताए थे, एक महीने बाद और दूसरा 1 वीक बाद। राहुल ने 1 महीने बाद शादी की डेट को कहा, लेकिन दादाजी 1 वीक बाद कहा। अंडरस्को क्योंकि अरमान ने इतनी मुश्किल से शादी के लिए हाँ की है, कहीं ज्यादा दिन रुकने से अरमान अपना फैसला बदल न ले, इसी डर की वजह से वे 1 वीक बाद शादी करने को कहते हैं। पहले तो राहुल ने इतनी जल्दी शादी की डेट लिए मना किया, लेकिन फिर दादाजी के कहने पर वह मान गया। तो 1 वीक बाद अरमान और श्रुति की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अंडरस्को 1 वीक बाद ये 1 वीक शादी की तैयारी में झट से निकल गया। राहुल, रेखा और कपूर परिवार के लोग अरमान श्रुति के शादी की तैयारी में लगे हुए थे और सभी बहुत खुश भी थे, स्माइलिंग फेस। लेकिन अरमान को शादी के किसी भी बात या काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति, भले उसने इस शादी के लिए हाँ अपने भैया भाभी के खुशी के लिए किया था, लेकिन इस 1 वीक में वह इस शादी से कहीं ना कहीं खुश थी। क्योंकि ईशान डेली श्रुति से कॉल पर बात करता और उसने दिन भर में क्या क्या किया सब बताता। इस वजह से श्रुति को इस 1 वीक में ईशान से बहुत अटैचमेंट हो गई थी और शायद ईशान की वजह से वो कहीं ना कहीं इस शादी से खुश थी। पर दूसरी तरफ वह डर भी रही थी, जो पास्ट में उसके साथ हुआ वही दोबारा ना हो। ईशान श्रुति से कभी कभी अपने डैडी मतलब अरमान के बारे में भी बात करता, जिससे श्रुति बहुत नहीं वट थोड़ा अरमान के बारे में भी जान ली। शादी का दिन अंडरस्को पूरा गार्डन सुंदर फूलों से डेकोरेट है, ज्यादा ताम झाम नहीं था, सब सादगी से डेकोरेट है, ज्यादा मेहमान नहीं थे, बस कुछ खास लोगों को बुलाया गया था जो वाकई में इस शादी से खुश हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन की शादी और इतनी सिंपल? तो हाँ, क्योंकि हमारे हीरो की यही डिमांड थी। कंफ्यूज्ड फेस। अरमान नहीं चाहता था कि शादी में ज्यादा जोर शोर रहे। अब आगे अरमान मंडप बैठा हुआ था। उसने महरूम और क्रीम कलर का मिक्स शेरवानी पहना हुआ था, माथे पर कुमकुम का तिलक, सर पर शहरा, और हैंडसम तो है ही हमारा हीरो। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। मगर फेस के एक्सप्रेशन नो माउथ फेस। पर कुछ भी बोलो, अरमान किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। सभी लोग दुल्हन के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैथिली और रेखा श्रुति को लेकर आते हैं। श्रुति को देख ईशान खुश होते हुए बोलता है, डैडी देखो मम्मा आ गई। एपिसोड 7 एनखोमी खो जाना दिल। श्रुति को आता देख ईशान खुश होते हुए अरमान से कहता है, डैडी देखो मम्मा आ गई। अचानक अरमान की हार्ट बीट तेज हो जाती हैं और उसे घबराहट होने लगती है, लेकिन वह फिर आंखें बंद कर खुद को शांत करने लगता है और मन में बोलता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ईशान के लिए ये करना होगा। अंडरस्को अरमान अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने ईशान बैठा हुआ दिखाई देता है, जो खुशी से मुस्कुरा रहा था। नहीं तो अरमान का मन कर रहा था कि अभी वो यहाँ से उठकर चला जाए। अरमान अपने ही ख्यालों में होता है, तभी आनंदी जी अरमान के पास आकर कहती है, अरमान श्रुति आ गई है। आनंदी जी की बात से अरमान अपने ख्यालों से बाहर आता है।
और सामने की तरफ देखता है जहां श्रुति दुल्हन बने रेखा और मैथिली के साथ खड़ी थी। श्रुति ने महरून रंग का लहंगा पहना हुआ था, नेक पर उसी से मैचिंग ज्वेलरी, हाथों में चूड़ा, कमर पर कमरबंद, फेस पर हैवी नहीं पर हल्का मेकअप, माथे पर बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक और नाक पर नथ जो कि उसके चेहरे का नूर और बढ़ा रहा था। सर पर चुनर ओढ़े पलकें झुकाए वह खड़ी थी। सबकी नजर सिर्फ श्रुति पर थी। अरमान श्रुति को देखता है, वह श्रुति की खूबसूरती देख उसी में खो जाता है। वो एक पल के लिए ये भी भूल जाता है कि ये शादी वो नहीं करना चाहता है। आखिर श्रुति दुल्हन के जोड़े में इतनी सुंदर जो लग रही थी तो अरमान के तो होश उड़ने ही थे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अरमान बस एक टकटकी लगाए श्रुति को देखता रहता है। तभी फिर से आनंदी जी अरमान से कहती हैं, अरमान जाओ श्रुति को लेकर आओ। अंडरस्को। अरमान अपने ख्यालों से बाहर आता है और आनंदी जी को घूरने लगता है क्योंकि श्रुति को लेकर आने की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सोचता है जब सबको पता है वो ये शादी सिर्फ ईशान के लिए कर रहा, फिर ये सब नौटंकियां उससे क्यों करने को बोल रहे हैं। अरमान को अपनी तरफ घूरता देख आनंदी जी प्लीज वरीड सा चेहरा बनाती है, लेकिन अरमान फिर भी नहीं उठता। अंडरस्को। तभी ईशान अरमान के पास आता है और अपनी तोतली आवाज में खुशी से कहता है, डैडी चलो ना मम्मा को लेने। अरमान सबकी बात अनसुनी कर सकता है पर अपने बेटे की नहीं। अरमान अपनी जगह से उठता है और दांत पीसते हुए गुस्से से अपने घर वालों की तरफ देखता है। अंडरस्को। क्योंकि उन लोगों ने जानबूझकर ईशान को अरमान के पास भेजा ताकि वो उनकी बात मान लें। ईशान अरमान का हाथ पकड़कर उसे श्रुति के सामने लाकर खड़ा कर देता है और अरमान को हाथ आगे करने के लिए कहता है। अरमान अपने बेबी की बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना हाथ श्रुति की ओर बढ़ा देता है। श्रुति नजरें झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई उसके सामने हाथ आगे कर खड़ा है। रेखा श्रुति से उसका हाथ अरमान के हाथ में रखने को कहती है। अंडरस्को। श्रुति नजरें नीचे किए हुए ही अपना हाथ अरमान के हाथ पर दे देती है। अंडरस्को। जैसे ही अरमान श्रुति का हाथ थामता है, अरमान और श्रुति दोनों को अलग ही फीलिंग का एहसास होता है। श्रुति सर ऊपर कर अरमान की तरफ देखती है जो कि पहले से उसकी तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। श्रुति की बड़ी बड़ी आंखें और ऊपर से उनमें काजल। अरमान जो कि गुस्से से श्रुति को देख रहा था, श्रुति की आंखों को देख उसका गुस्सा सॉफ्टनेस में बदल जाता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन वैसे ही बिना भाव के, क्योंकि अरमान को अपने इमोशंस छुपाने बहुत अच्छे से आते हैं। वो बस बिना किसी भाव के श्रुति की आंखों में देखता रहता है। तो वहीं श्रुति अरमान की हल्की भूरी आंखों में देखती है तो खो ही जाती है। उसके आसपास क्या हो रहा उसे समझ नहीं आता है। उसे ऐसा फील होता है कि वो इन आंखों में जीवन भर देखती रहे। ऐसा नहीं है कि श्रुति ने अरमान को पहली बार देखा है। अरमान एक टॉप बिजनेसमैन है। श्रुति ने अरमान को कई बार न्यूज में देखा है, लेकिन रियल में वह अरमान को पहली बार देख रही थी और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरमान जितना टीवी पर हैंडसम दिखाई देता था उससे कई ज्यादा वह रियल में हैंडसम है। अंडरस्को। कुछ सेकंड के लिए अरमान और श्रुति दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में कहीं खो जाते हैं। उन दोनों को ऐसा देख मैथिली अरमान से कहती है, ओहो भाई भाभी आपकी ही है, बाद में घूर लेना, क्योंकि अरमान श्रुति को घूर ही रहा था। मैथिली की बात सुन सभी हंसने लगते हैं और अरमान श्रुति अपने अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। श्रुति को एम्बैरसमेंट फील होती है, वह अपना सिर नीचे झुका लेती है। अंडरस्को। जबकि अरमान फिर गुस्सा हो जाता है। पहले तो वो लोग उससे ये सब करवा रहे हैं, फिर इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो उसे गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वह श्रुति के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और मंडप की तरफ जाने लगता है। अंडरस्को। श्रुति को अरमान की तेज पकड़ से दर्द होने लगता है, लेकिन उसे लगता है अरमान ने शायद गलती से ऐसे तेज पकड़ लिया है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। अरमान और श्रुति मंडप पर जाकर खड़े होते हैं। अरमान अभी भी श्रुति का हाथ उसी तरह तेजी से पकड़ा हुआ था। जब पंडित जी दोनों को जयमाला लेने को बोलते हैं तब अरमान श्रुति का हाथ छोड़ता है। अरमान ने इतनी कसकर श्रुति का हाथ पकड़ा था कि उसके हाथ पर अरमान की उंगलियों के निशान छप जाते हैं। अरमान को तो पता ही नहीं होता कि उसने पहली ही मुलाकात में श्रुति को चोट पहुंचा दी। पंडित जी दोनों को जयमाला डालने को बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हैं। फिर पंडित जी शादी की आगे की विधि शुरू करते हैं। सारी विधियां हो जाने के बाद अंत में पंडित जी अरमान को श्रुति को सिंदूर एवं मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं। एपिसोड 8 ईशान के सवाल। अंत में पंडित जी अरमान को श्रुति को सिंदूर एवं मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। अरमान बिना किसी भाव के श्रुति को मंगलसूत्र पहनाता और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। लेकिन जब अरमान श्रुति की मांग भरता है तो श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंडरस्को। जैसे वो इस शादी को दिल से अपना रही हो। पूरी शादी में अरमान और श्रुति अपने अपने सोच में ही रहते हैं। शादी के रस्मों के बीच श्रुति ने एक दो बार अरमान की तरफ देखा भी, लेकिन अरमान ने एक बार भी श्रुति की तरफ नहीं देखा। ये आखिरी विधि हो जाने के बाद पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शादी हो जाने के बाद दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ विदाई का समय आ जाता है और श्रुति की विदाई हो जाती है।
सभी घर वाले आगे निकल जाते हैं। लास्ट में अरमान की कार गार्डन के गेट से निकलती है। राहुल और रेखा गेट पर रोते हुए खड़े होते हैं और कार को जाते हुए देखते हैं। अरमान की कार में अरमान और श्रुति के बीच ईशान बैठा था। ईशान को बाकी घर वाले अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन ईशान अरमान और श्रुति के साथ ही जाने की जिद करता है। अरमान कार के बाहर साइड देख रहा था। श्रुति सर नीचे कर रो रही थी और ईशान उनके बीच बैठा एक बार श्रुति की तरफ देखता है तो एक बार अरमान की तरफ। थोड़ी देर बाद ईशान अरमान को बुलाता है, डैडी अंडरस्कोर। ईशान की आवाज सुन अरमान ईशान की तरफ मुड़ता है और बोलता है, हूँ बेबी, क्या हुआ? ईशान धीरे से पूछता है, डैडी मम्मा क्यों रो रही हैं? अरमान श्रुति की तरफ देखता है जो रो रही थी, लेकिन वो ईशान को कोई जवाब नहीं देता है। ईशान अरमान की तरफ देखता रहता है, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि उसके डैडी कुछ नहीं बोलने वाले तो वो श्रुति की तरफ देखता है अंडरस्कोर और प्यार से कहता है, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? आप हमारे साथ जा रहे हो इसलिए रो रहे हो। आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती। श्रुति ईशान की तरफ देखती है जो परेशानी से उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था वो रोने वाला है। बोलो न मम्मा। ईशान को ऐसे देख श्रुति सबसे पहले अपने आंसू पे ओ की मात्रा, छत पे बड़ी ई की मात्रा है। फिर ईशान से प्यार बोलती है, नो बेबी, किसने आपसे कहा मम्मा आपके साथ जा रही है इसलिए रो रही है? तो ईशान पूछता है, फिर आप क्यों रो रही है? श्रुति को समझ नहीं आता क्या कहें। थोड़ी देर सोचने के बाद श्रुति कहती है, क्योंकि मम्मा अपना घर छोड़कर जा रही है ना। ईशान फिर से पूछता है, अंडरस्कोर, मम्मा आप अपना घर क्यों छोड़कर जा रहे हो? इस बार ईशान का सवाल सुन श्रुति हैरान फ्राउनिंग फेस रह जाती है। वो परेशान सी इधर उधर देखने लगती है, फिर अरमान की तरफ देखती है जो ईशान के सवाल और उसके सवालों से श्रुति का परेशान चेहरा देख मुस्कुरा रहा था। अरमान को मुस्कुराते देख श्रुति उसी में खो जाती है। जब अरमान को एहसास होता है कि श्रुति उसे ही देख रही है तो वो मुस्कुराना बंद कर देता है और सामने की तरफ देखने लगता है। लेकिन श्रुति अभी भी अरमान को ही देख रही थी। श्रुति को कुछ न बोलता देख ईशान श्रुति को हिलाते हुए बोलता है, मम्मा बताओ ना आप अपना घर क्यों छोड़कर जा रहे हो? ईशान की बात से श्रुति अपने सेंस में आती है। वो ईशान के गाल पर हाथ रख प्यार से बोलती हैं, क्योंकि मम्मा आपके साथ जा रही है ना। और अब नो क्वेश्चन, देखो मम्मा अब रो भी नहीं रही है। ये बोल श्रुति मुस्कुरा देती है। लेकिन ईशान फिर से बोलता है, टीयर्स ऑफ जॉय, मतलब आप हमारे साथ जाने से हैप्पी हो? श्रुति हमें सिर हिला देती है। ईशान श्रुति को हक कर लेता है और कहता है, लव यू मम्मा। श्रुति धीरे से लव यू टू बेबी बोलती है और ईशान के माथे पर किस कर देती है। अरमान ईशान और श्रुति की बॉन्डिंग देख हैरान रहता है। उसे नहीं पता था कि ईशान इतनी जल्दी किसी को अपनी मम्मा एक्सेप्ट कर लेगा और इतना अटैच हो जाएगा। उन्हें देख ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं। अंडरस्कोर श्रुति के सामने तो ईशान ने अपने डैडी को भी इग्नोर कर दिया। अरमान यही सब सोचता हुआ ईशान और श्रुति की तरफ देखता रहता है। पूरे रास्ते ईशान श्रुति से कुछ न कुछ पूछ ही रहा था। श्रुति बड़े प्यार से उसके सारे सवालों के जवाब दे रही थी और अरमान अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग कपूर मैंशन पहुंचते हैं। अरमान कार से उतर मैंशन के अंदर जाने लगता है। तभी दादी माँ कहती है, अरमान बाहर ही रुक जाओ, ये क्या तरीका है, तुम श्रुति को कार में ही छोड़ आए। अरमान पीछे मुड़कर देखता है कि श्रुति अभी भी कार में ही और अपने भारी लहंगे को संभाल कार से उतरने की कोशिश कर रही है। अरमान श्रुति को इग्नोर कर फिर से मैंशन के अंदर जाने लगता है। दादी माँ फिर से कहती है, अरमान हमने कहा ना बाहर ही रुको, तुम श्रुति के बिना घर के अंदर नहीं आ सकते। अरमान को अब इरिटेशन होने लगती है। जो उसके घर वाले हर काम जबरदस्ती करा रहे थे, उसे अब गुस्सा आने लगता है। उसका मूड पहले से ही खराब है। पहले तो ये शादी, फिर ये रस्में जिनको करने में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। इतने में ही श्रुति मैथिली की मदद से कार से उतरकर अरमान के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि आनंदी जी आरती की थाली लेकर गेट पर खड़ी है और घर के बाकी के सदस्य भी उन्हीं के पास खड़े हैं। श्रुति और अरमान को साथ खड़े देख सबके फेस पर स्माइल आ जाती है, स्माइलिंग फेस। एपिसोड 9 गृह प्रवेश। श्रुति और अरमान को साथ खड़े देख सबके फेस पर स्माइल आ जाती है, स्माइलिंग फेस। तभी ईशान अरमान और श्रुति के बीच में उन दोनों का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और खिलखिलाते हुए कहता है, डैडी मम्मा चलो अंदर। ईशान को उनके बीच खड़ा देख सब हैरान रह जाते हैं। मैथिली कहती हैं, ईशान तुम वहां क्या कर रहे हो, इधर आओ तुम अंडरस्कोर। ईशान नहीं में अपनी गर्दन हिलाता है। मैथिली फिर प्यार से बोलती है, ईशान जब तुम मम्मा डैडी के बीच से हटोगे तभी वो अंदर आएंगे ना। ईशान अरमान और श्रुति की तरफ देखता है, फिर श्रुति का हाथ अरमान के हाथ में पकड़ा वहां से मैथिली के पास चला जाता है। ईशान की हरकत से अरमान और श्रुति दोनों पहले हाथ की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे के चेहरे की तरफ। फ्लश्ड। मैथिली धीरे से ईशान से कहती हैं, वेल डन लिटिल चैम्प। ईशान ग्रिन थैंक यू बुआ कहता है और दोनों हाई फाई पेपर करते हैं।
इससे तो आप लोग समझ गए होंगे ये सब मैथिली का प्लान था जो उसने ईशान से करवाया, वरना ईशान अपने डैडी मम्मा के बीच से इतनी आसानी से हट जाए ये आप सोच भी कैसे सकते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। दादी माँ कहती हैं चलो बहुत हो गया, अब बहू को अंदर भी आने दो। दादी माँ की बात मान आनंदी जी आगे आकर अरमान और श्रुति को कुमकुम लगाती हैं, फिर दोनों की आरती उतारती है और श्रुति को चावल के कलश को गिराकर घर के अंदर आने को कहती हैं। अंडरस्को अरमान और श्रुति घर के अंदर आने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही श्रुति चावल के कलश को गिराने वाली होती है, मैथिली कहती है वेट वेट, भाई मेरा नेक कहा है, पहले मुझे नेक दे तभी आपकी वाइफ और मेरी भाभी को अंदर आने दूंगी। ये बात मैथिली ऐंठ कर बोलती है कूल। मैथिली की बात पर सभी हंसने लगते हैं। ग्रिन। मैथिली अरमान के सामने अपना हाथ आगे कर खड़ी हो जाती है। अरमान पहले मैथिली के हाथ की तरफ देखता है, फिर उसके फेस की तरफ, वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है। अंडरस्को मैथिली अरमान का गुस्से पाउटिंग वाला फेस देखकर डर जाती है। वरीड। वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए बोलती है ही, भाभी आप अंदर आ जाए, मैं बाद में भाई से नेग ले लूंगी। ही। माहौल को बिगाड़ता देख आनंदी जी भी कहती है हाँ बेटा तुम अंदर आओ। श्रुति आनंदी जी और मैथिली की बात सुन हल्का सा मुस्कुराती है, फिर जैसा वो बोलती हैं वही करती है। श्रुति चावल के कलश को गिरा कुमकुम घुले थाल में अपने पैर रख अपने पैरों की छाप पीछे छोड़ घर में प्रवेश करती है। स्माइल स्माइल। अरमान भी श्रुति के साथ घर में प्रवेश करता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए ही घर में प्रवेश करते हैं। अंडरस्को सभी श्रुति और अरमान के लिए बहुत खुश होते हैं और ईशान उसके फेस से तो स्माइल हटती ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अब मम्मा डैडी दोनों जो है। थोड़ी देर बाद दादी माँ कहती है अब तुम दोनों चलो, पहले भगवान का आशीर्वाद ले लो, बाकी और काम बाद में। दादी की बात सुन अंडरस्को अरमान जो घर प्रवेश की रस्म ही इरिटेशन में की, उसके लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उसका मन अब एक सेकंड के लिए भी इन सब चीजों के लिए रुकने का नहीं था। अंडरस्को वो श्रुति का हाथ छोड़ देता है और जाने लगता है। अरमान को जाता देख दादाजी कहते हैं अरमान कहाँ जा रहे हो, लेकिन अरमान इस बार किसी की नहीं सुनता। वो श्रुति को अकेला छोड़ अपने रूम की ओर चला जाता है। वहीं श्रुति अरमान के इस तरह अचानक चले जाने से वो पहले अपने हाथ की तरफ देखती है जिसे अरमान ने पकड़ा हुआ था, जो कि अब खाली है। अंडरस्को और फिर कंफ्यूजन में अरमान को जाता हुआ देखती रहती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, अरमान ऐसे क्यों चला गया। अरमान के इस तरह चले जाने से उसे थोड़ा हर्ट भी होता है। पेंसिव फेस। सभी घर वाले भी अरमान को जाते हुए देखते हैं। जब अरमान उनकी आंखों से ओझल हो जाता है तब सब श्रुति की तरफ देखते जो कंफ्यूजन में खड़ी थी। श्रुति को ऐसा देख सबको उसके लिए सैड फील होता है। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अंडरस्को आनंदी जी श्रुति के पास आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रख जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है वो श्रुति बेटा, अरमान को कुछ जरूरी काम आ गया होगा इसीलिए वो ऐसे चला गया, तुम फिक्र मत करो। फिर दादी माँ कहती है हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, चलो भगवान का आशीर्वाद ले लो। तभी ईशान कहता है हाँ मम्मा डैडी ऐसे ही है, पर आप टेंशन मत लो, आपका बेबी है ना आपके साथ। और ईशान श्रुति के पास आकर अपने छोटे छोटे हाथों से श्रुति का वही हाथ पकड़ लेता जिसे अरमान ने पकड़ा था और मुस्कुराते हुए बोलता है चलो मम्मा। ईशान की बातों से श्रुति मुस्कुरा देती है। बाकी सभी लोग बस प्यार से उन दोनों को देखते रहते हैं। ईशान श्रुति का हाथ पके हुए मंदिर की ओर ले जाता है। बाकी सब भी उनके पीछे आते हैं। मंदिर में श्रुति भगवान के आशीर्वाद लेती है। फिर श्रुति और बाकी सब मंदिर से हॉल में आते हैं जहां श्रुति घर के बड़ों के पैर छू उनका आशीर्वाद लेती है। दादी माँ श्रुति के सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए कहती है अब से ये तुम्हारा भी घर है, इसलिए हिचकिचाना मत, अच्छे से रहना। आनंदी जी मैथिली से कहती हैं मैथिली जाओ श्रुति को उसके रूम में ले जाओ। मैथिली कहती हैं जी माँ, और फिर श्रुति की तरफ देख कहती हैं चलो भाभी। ईशान कहता है मैं भी चलूंगा, ग्रिन हूँ, तुम्हारी बात को तो कोई मना भी नहीं कर सकता, चलो। ये कह मैथिली ईशान का हाथ पकड़ लेती है। फिर मैथिली श्रुति को उसका रूम दिखाने ले जाती है। एपिसोड 10 अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हारी बात को तो कोई मना भी नहीं कर सकता, चलो। ये कह मैथिली ईशान का हाथ पकड़ लेती है। फिर मैथिली श्रुति को उसका रूम दिखाने ले जाती है। मैथिली, श्रुति और ईशान तीनों एक बड़े से रूम में आते हैं। मैथिली कहती है भाभी ये रहा आपका और भाई का रूम। श्रुति रूम के चारों ओर देखती है। अंडरस्को मैथिली पूछती है भाभी कैसा लगा रूम आपको। श्रुति कहती बहुत अच्छा है, स्माइलिंग फेस। मैथिली मजाकिया अंदाज में बोलती है अच्छा होगा कैसे नहीं, हमने खासकर ये रूम भाई और आपके लिए जो रेडी करवाया है। विंकिंग फेस, ग्रिन। मैथिली की बात से श्रुति थोड़ी शर्मा जाती है। जो मैथिली देख लेती है वो हंसने लगती है। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। फिर कहती है अच्छा भाभी अब आप आराम करो, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना या किसी मेट को बोल देना, मैं जाती हूँ अब। स्माइल। ईशान, ये ईशान कहाँ गया, मैथिली बोलती है। पीछे से ईशान की आवाज आती है बुआ, मम्मा मैं यहाँ हूँ। ग्रिन। श्रुति,
मैथिली ईशान की तरफ देखते हैं जो बेड पर लेटा हुआ था। ईशान को देख मैथिली कहती हैं तुम वहां क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मम्मा को आराम करने दो। तो ईशान मुंह फुलाकर बोलता है नो, मुझे मम्मा के पास रहना है। ईशान की बात सुन श्रुति कहती है रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ईशान के मेरे पास रहने से, बल्कि मुझे तो उसके साथ और अच्छा लगता है। तो मैथिली कहती है नहीं भाभी, ये आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करने देगा। बीच में ईशान मैथिली की तरफ देखते हुए कहता है मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही बुरे हो बुआ स्मक। तो मैथिली कहती हैं अच्छा मैं बुरी हूं, ठीक है। फिर मैथिली इतराते हुए बोलती है मेरे पास चॉकलेट है बहुत सारी, मैंने सोचा तुम्हें दूं, लेकिन तुम तो आना ही नहीं चाहते मेरे साथ और मुझे बुरी भी बोल रहे हो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चॉकलेट का नाम सुन ईशान झट से बोलता है सॉरी बुआ, आप तो अच्छी बुआ है ना, मैं चलूंगा ना आपके साथ, ग्रिन ग्रिन। तो मैथिली कहती हैं तो चलो फिर। मैथिली और ईशान रूम से चले जाते हैं। श्रुति उनके जाने के बाद रूम का गेट लगाती है, फिर बैग से एक साड़ी लेकर वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद श्रुति चेंज कर वॉशरूम से निकलती है। उसने येलो कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। श्रुति बेड पर सिर टिकाकर बैठती है और गहरी सांस लेती है, फिर अपने हाथ की तरफ देखती है जिसे अरमान ने जोर से पकड़ा था, जो कि अभी भी हल्का रेड था। वो कुछ देर अपने हाथ को ही देखती रहती है, फिर कुछ सोच अपना मोबाइल उठा अपने भाई राहुल को कॉल करती है। थोड़ी देर राहुल और रेखा से बात कर वो कॉल रख देती है। कॉल रख देने के बाद श्रुति एक बार फिर पूरे रूम को देखती है और सोचती है मैथिली ने कहा ये उसका और अरमान का रूम है, फिर अरमान कहाँ है, और उसका कोई सामान भी नहीं है यहाँ, और अरमान का ऐसे अचानक से चले जाना। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। शाम 7 बजे सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, बस अरमान और ईशान नहीं थे। श्रुति भी सबके साथ वही बैठी हुई थी। तभी एक नौकर एक बैग लेकर सीढ़ियों से उतरता है और बाहर की ओर जाने लगता है। अनुज जी उस नौकर से कहते हैं रुको, और उससे पूछते हैं ये किसका बैग है और कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो नौकर बोलता है सर ये ईशान बाबा का सामना है, अरमान सर ने गाड़ी में रखने को कहा है। श्रुति को छोड़ बाकी सभी लोग नौकर की बात सुन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अरमान क्या कर रहा है। तभी अरमान ईशान का हाथ पकड़े हुए नीचे आता है। अरमान और ईशान को आता देख सब खड़े हो जाते हैं। अरमान नौकर को ईशान के सामान के साथ खड़े देखता है तो कड़ी आवाज में कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक सामान कार में क्यों नहीं रखा। नौकर डरते हुए बोलता है सॉरी सर, उसके बाद वो बैग उठा बाहर की ओर चला जाता है। अरमान भी ईशान के साथ बाहर की ओर जाने लगता है। तभी दादाजी थोड़े कड़ी आवाज में कहते हैं अरमान रुको, कहाँ जा रहे हो तुम। अरमान रुक जाता है और दादाजी की तरफ देखता है, फिर बोलता है आप तो ऐसे पूछ रहे हैं दादाजी जैसे आप लोगों को कुछ पता ही न हो। स्मक अपने घर जा रहा हूँ। दादाजी अरमान की बात सुन हैरानी से कहते हैं ये क्या तरीका है बात करने का। अरमान कहता है दादाजी मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं जा रहा हूँ। अब की बार दादाजी गुस्से से कहते हैं अरमान तुम बात को बढ़ता देख। आनंदी जी टेंशन से बोलती हैं अरमान ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा ही घर। और अरमान आनंदी जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है व्हाट, मुझे नहीं रहना है यहाँ। आनंदी जी फिर कहती हैं बेटा आज तो रुक जाओ, देखो रात भी होने वाली है। अरमान को इतनी रोक टोक से अब चिढ़ होने लगती है। वो गुस्से से बोलता है मैं एक हफ्ते से आप सबकी नौटंकी देख और फालतू की बातें सुन रहा हूँ, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। पर बेटा माँ प्लीज, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बोल अरमान फिर से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी ईशान अरमान का हाथ खींचते हुए श्रुति की ओर देखते हुए बोलता है डैडी।